हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को बेटा आप प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। और इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ईएससी एंड अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, दिस इज अवर टीम ऑन अन अकेडमी प्लस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। इनके साथ कनेक्टेड होकर आप अपना लर्निंग प्रोसेस एडवांस एंड स्मूथ कर सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस। दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी एंड दिस इज माई कोड Rahul11। गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप टीम के किसी भी मेंबर का अगर कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पर। ठीक गाइस, तो Rahul11 कोड है। आगे चलते हैं। सर मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं? क्योंकि गाइस यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपके लिए जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूं। पहले तो आपको फिक्स टाइम पर क्लास मिलेगी। ये जो क्लास होगी ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली गेट और ईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको ये क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं, आप हमारे टीम के मेंबर्स के देखने के अलावा और भी जो डिफरेंट एजुकेटर्स हैं उनके भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। क्वाजर ऑफिसर या जो भी डिफरेंट एजुकेटर्स हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स क्या करेगा? क्रैश कोर्स आपको रिवीजन प्रोवाइड कराएगा। फास्ट आप अपना रिवीजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैश कोर्स। जैसे कि आपको पता है, मैं और खिमिंदर सर पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं फॉर यूपीपीएससी, एनएलसी एंड एसएससी जेई एग्जाम। आगे चलते हैं। कवर एंटायर गेट एंड ईएससी सिलेबस बिफोर एग्जाम। अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट गाइस, लेक्चर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व। सो गाइस टेक योर टाइम। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप रियल टाइम में अपने एजुकेटर को क्वेश्चन भेज सकते हैं और एजुकेटर उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिबल ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड फोन। गाइज ऐसा नहीं है कि आपको एंड्रॉइड के लिए अलग पे करना पड़ रहा है और कंप्यूटर के लिए अलग पे करना पड़ रहा है। आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे और ये लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन तीनों पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है गाइज डाउट सेशन। डाउट सेशन सबसे अच्छा लगता है मेरे को इसका पॉइंट कि अगर आपको 1 to 3 लेक्चर्स मैंने दिए और अगर आपको कोई डाउट है 1 to 3 लेक्चर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, तो आप उस 4th लेक्चर में डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं उस कंसर्न सब्जेक्ट का। नेक्स्ट गाइड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर को किस तरीके से बियर करना है एग्जाम में, और आपको ओरिजिनल एग्जाम का एनवायरनमेंट देती है। सो गाइज ये बंडल पैकेज हो गया आपके लिए फॉर गेट, ईएससी, आईआरएमएस जो अभी आगे आएगा। फिर उसके बाद एसएससी, जेई, पीएसयू, स्टेट एग्जाम्स। तो यानी आपका कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं। विद दैट नॉन टेक भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर आपका टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है वो क्या है? गाइज यहाँ पर इस लिंक को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप टेलीग्राम के हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गाइज ये क्रिटिक्स चैनल का फेसबुक ग्रुप है। इस ग्रुप को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें फेसबुक पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने जो रिसोर्सेज है वो भी शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इवन दैट मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है, यहाँ बच्चे क्वेश्चन अरेज करते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी डिफरेंट प्रॉब्लम होती है वो पूछते हैं। इवन दैट कल आपको पता होगा मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया गया हमारे अजय सर द्वारा, क्रिटिक्स टीम ने चलाया और अजय सर ने उसे लीड किया। तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यानी बहुत से बच्चों को जो भी उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम होगी तो वो वहां पर उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, जस्ट लाइक योर मेंटर। यानी इट इज वन ऑफ द, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज होती है गाइज और मेंटरशिप एक अलग चीज होती है। अगर आपको पढ़ रहे हैं और प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो वो इतना यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलता।
प्रॉपर पढ़ने के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरी होता है। तो आप वो प्रोग्राम भी हमारा देखिए, उस वीडियो को भी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारे गेट और ईएससी 2021 के मिशन के साथ आप कनेक्टेड हो जाइए आज ही। सो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले कल कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर जो है विवेक विश्वकर्मा ने दिया है। तो थैंक यू सो मच बच्चे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो अगर मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं और जो उसका भी सही आंसर देता है उसका नाम देता हूं। इवन दैट मुझे यहां पर यह बात भी कहते हुए खुशी हो रही है कि वीडियो भले ही मेरा प्रीमियर जाता है, लेकिन बच्चे आप सबका सपोर्ट देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा फील करता हूं मैं। आप क्वेश्चन राइज करते हैं, पूछते हैं, आपस में डिबेट करते हैं। सो काफी इंटरेक्टिव सेशन रहता है हमारा। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। तीसरी बात, आज ये लास्ट वीडियो हो जाएगा हमारा। तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, इसमें मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आईईआर रूल्स थे, रह गए थे, वीडियो नहीं बन पाया था पूरा, वो आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस। इनकमिंग मंथ में, अपकमिंग मंथ में मैं आपके लिए और खिमिंदर सर काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ नहीं हो पाए वो हम वहां पर टैकल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज क्या है अपना टॉपिक। सो गाइस, आज आईईआर रूल्स को स्टडी करेंगे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। देखिए गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि रूल्स तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। यहां पर ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। सेफ्टी और कंसर्न सबसे पहली चीज होती है हमारे लिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो है अंडर सेक्शन 37 आते हैं आईईआर 1910 में। और ये जो रूल्स होते हैं बेटा, इन्हें गवर्न करने वाली बॉडी होती है CEAR, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी बॉडी। तो ये जो CEAR होता है, इसी के अंडर ये आईईआर रूल्स को बनाया गया है। और ये कब से इंडिया में लागू हुए, ये जो है इफेक्टिव है, ये 1956 से इफेक्टिव है। तो इसे आप मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोवाइड करते हैं ये? गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं गाइस फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सप्लाई एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टोटल तो ये बेटा 146 है, और 146 तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अराइज होते हैं, या जिन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो वन वन करके उन्हें डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो हमारे पास रूल आता है वो आता है रूल नंबर 28। कौन सा रूल आता है? रूल नंबर 28। तो गाइज, इस रूल नंबर 28 में क्या है, सबसे पहले हमने करा है क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेजेस। तो क्लासिफिकेशन वोल्टेजेस में क्या है, जो आपको रेंज मिलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो क्या, आपको लो वोल्टेज पूछ लेगा, तो लो वोल्टेज की जो रेंज होती है 0 to 250 होती है, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मीडियम वोल्टेज की रेंज बताएं, तो 250 टू 650 जो वोल्टेज होगी रेंज, वो आगी, वो आपकी मीडियम वोल्टेज में आएगा। थर्ड आएगा हाई वोल्टेजेस। हाई वोल्टेज जो है गाइस 650 से 33 केवी के बीच में, और यहां तक जो होगा आपका वो हाई वोल्टेजेस होगा। फिर होगा गाइस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस, तो 33 केवी के ऊपर और 132 केवी के अंडर जो होगा वो आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस में आएगा। सुपर हाई वोल्टेजेस जो होंगी आपकी, वो क्या होगी 132 केवी और उसके बाद बियॉन्ड जो होगा। और आजकल एक और है जिसके अंदर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आता है, जिसमें कहां तक वो 100 केवी, या आपको कहीं पर रेंज होती है 220 केवी। और लेटेस्ट जो चल रहा है आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेजेस चल रहा है 765 केवी, ये लेटेस्ट है। इंडिया में इतने तक ट्रांसमिशन या इतनी वोल्टेज हमारी प्रोड्यूस की जा रही है। आप सभी को पता है जनरेशन जो है, जो ओरिजिनल जनरेशन होता है, अगर उसके कई सारे स्टेप्स हैं, इट इज 11 केवी। फिर उसके बाद ये 15 to 16 केवी भी है, और आज की डेट में हम डायरेक्ट 33 केवी भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लीज कीप इन योर माइंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनमें से ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको रेंज दे देगा और पूछ लेगा ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस में आएगा या हाई वोल्टेजेस में आएगा या सुपर हाई वोल्टेजेस में आएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट है हमारा डेंजर नोटिस। तो डेंजर नोटिस में क्या है गाइस, यहाँ पर जो आपका ऑनर है यानी जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा है, अब चाहे वहां पर मीडियम हो, हाई हो या आपको एक्स्ट्रा हाई मिलता हो वोल्टेज, वो क्या करेगा, परमानेंटली एक कॉन्स्पिशियस पोजीशन ऑफ डेंजर नोटिस इन इंग्लिश, इन हिंदी, कहीं कहीं पे ये उर्दू भी होता है, या लोकल लैंग्वेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में एक साइन लगाएगा, यानी आपने वो डेंजर वाला जिसपे खतरा लिखा रहता है, डेंजर लिखा रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्कल एंड बोन। जो डिजाइन होगी प्लेट की वो एज पर ISS नंबर 2551 होगा। इतना नहीं जा रहे हम, मैंने इस कंटेस्ट को अकॉर्डिंग टू रूल ही रखा है, इसे कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है, जो लैंग्वेज है IER में उसी को मैंने यहाँ पर रखा है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेगा कि आपका जो IER रूल नंबर 35 है वो किसे शो करता है या वो क्या शो करता है, तो वो आपका डेंजर नोटिस को शो करता है। ठीक गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे रूल नंबर 44 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। तो इसमें क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर, आपको किसी पर्सन को शॉक लग गया, तो शॉक लगने के पास उसका किस तरीके से आप रिस्टोरेशन करेंगे, तो वो जो रूल है वो 44 रूल में आता है, IER 1956, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आपको कि इंस्ट्रक्शन, आपने अगर लैब में कभी भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, आपकी जो भी लैब आपने कॉलेज टाइम में देखी होगी, तो वहां पर देखा होगा इंस्ट्रक्टर जहां पर रहते हैं लैब्स में, वो लैब्स में एक बहुत बड़ा चार्ट लगा कर रखते हैं, और उस चार्ट के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होगी, उसके अंदर आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसके बारे में जानकारी होगी, और जो पर्सन है उसे अगर शॉक लगता है तो उसका अगर हार्ट फेल हो जाता है तो हम उसे CPR देते हैं, तो CPR की किस तरीके से आपको देनी है वो सारी की सारी जानकारी उस चार्ट के अंदर होती है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी रूल के अंदर आती है। अब वो इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में भी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट में भी होनी चाहिए, ठीक है। जिस आदमी को भी शॉक लगा है शैल बी एफिक्स्ड बाय द ऑनर, ठीक है, और वो जो है कहीं पे भी, चाहे आपका जनरेटिंग स्टेशन हो, सब स्टेशन हो, स्विच स्टेशन हो, एवरी फैक्ट्री, ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर भी जो एक्ट है 1948 के अंदर उसे 63 नंबर का रूल है, इसे मैंडेटरी करा गया है, इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, ठीक है, और अदर प्रेमिसेस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, एज इंस्पेक्टर और एनी ऑफिसर भी अपॉइंटेड किया जाना चाहिए, ठीक है, मे नोटिस इन राइटिंग सर्व्ड बाय द ओनर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक, रूल नंबर 44। तो यहां पर गाइज, यहां पर रूल्स तो बहुत सारे हैं, तो यहां पर मैं उन्हीं रूल्स को पॉइंट आउट कर रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट आउट से इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा कुछ भी यहां पर नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हमारा कंटेस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर गाइज हमारा रूल नंबर 54। तो रूल नंबर 54 के अंदर हमारा क्या है गाइज, कि जो आपका डिक्लेयर वोल्टेज है ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर, तो आपका जो फॉर लो और मीडियम वोल्टेज है, यानी इसके अंदर आपसे बात करी जा रही है वेरिएशन कितना हो सकता है, सॉरी मैं यहां लिखता हूं वेरिएशन इन सप्लाई। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, तो अगर आपके घर में मान लीजिए 240 250 आते हैं, तो आप देखते हैं आपके घर में वोल्टेज का वेरिएशन होता है, अगर एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन हो जाता है तो वो चीज अच्छी नहीं है, वो जो जनरेटिंग कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है फिर वो अपना जो प्रॉमिस है उसे फुलफिल नहीं कर रही। तो हमारे घर में जो लो वोल्टेजेस है, ठीक है, उसे में कितना वेरिएशन हो सकता है, ±6% का हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, so many times this question will ask in the exam,
ठीक है, इसके अंदर हम कितना दे सकते हैं, ±6% का वेरिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है गाइस फॉर हाई वोल्टेजेस, फॉर हाई वोल्टेजेस में जो हाइयर साइड होगी उसमें +6% ऑन हाइयर साइड और -9% ऑन लोअर साइड मैं कर सकता हूं वेरिएशन। ठीक है, इतना वेरिएशन आपका चलेगा। तो हाइयर साइड मतलब जहां से वोल्टेज आर फॉर हाई वोल्टेजेस, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के लिए क्या है, ±10% ऑन हाइयर साइड और -12.5% ऑन लोअर साइड। ठीक गाइज, तो ये जो रूल नंबर 54 है ये क्या है, डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। समझ रहे हैं गाइज? तो आपको ये पॉइंट्स अपना जो कंटेस्ट है इसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट है गाइज फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस, तो फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के लिए आप के लिए ये वेरिएशन है +10% ऑन हायर साइड -12.5% ऑन लोअर साइड। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो गाइस नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 55 है हमारा। यहां पर क्या है, जो वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, हमारे यहाँ इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज फिक्स है। तो जो वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक, टू कंज्यूमर, तो वो कितना है गाइस, ±3% है। देखो गाइस ये अकॉर्डिंग टू रूल है IER, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज विद 1%, ठीक है, 5%, ये फिक्स्ड है। वेरिएशन जो है ±3% के बीच में हो सकता है, इससे ज्यादा होने पर हमारा आपको पता ही है देयर विल बी चांसेस ऑफ लूज ऑफ ग्रिड, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कंज्यूमर सप्लाई टू कंज्यूमर साइड, तो ±3%। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस रूल नंबर 77। तो रूल नंबर 77 में क्या है, हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। इसमें क्या है गाइस, क्लियरेंस अबव ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर। मतलब क्या है कि अगर आपका ये इस तरीके से 3 फेस है तो ये आपका लोअर कंडक्टर हुआ, और आपका जो ग्राउंड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका क्या है इस रूल के अंडर आता है, रूल नंबर 77 के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर 77 अकॉर्डिंग जो कहता है, अगर यहां पर आपका लो और मीडियम वोल्टेजेस की बात करी जाए तो यहां पर 5.8 मीटर है, इसे प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। फॉर हाई वोल्टेजेस लाइन इट विल बी 6.1 मीटर यानी 132 kV। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि लाइन अगर 220 kV का है तब कितना देना है आपको, तब आपको 7 मीटर का हाइट रखना है। और अगर कोई बोले कि 400 kV पर कितना है, तो आपको ये 8.84 मीटर रखना है, 8.84 मीटर। तो आई होप यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है गाइस, इसी में आता है क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर अबव ग्राउंड, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रीट, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रीट। तो यहां पर जो स्ट्रीट के अलोंग होगा उसमें क्या होगा गाइस, फॉर लो वोल्टेजेस जो होगा, फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेजेस, मीडियम वोल्टेजेस, ठीक है गाइस। तो इसके लिए आपको है वैल्यू यहां पर 5.5 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर हाई वोल्टेजेस के लिए कितना होगा, फॉर हाई वोल्टेजेस दिस वैल्यू इज 5.8 मीटर, ठीक। सो गाइज ये सेकंड पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप पूछेंगे सर 220 है उसके लिए बता दीजिए, तो गाइज जो चीज अवेलेबल है वो यहां पर मैंने अभी लिख दिया है, ठीक है, रूल्स में। तो नेक्स्ट है आपका, अगर इसमें पूछ ले आपसे क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट करंट
कंडक्टर ग्राउंड अक्रॉस स्ट्रीट, मतलब अगर आपका जो कंडक्टर है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, स्ट्रीट को, तब क्या पॉइंट्स है यहां, क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर above ground across a street, तो अक्रॉस स्ट्रीट में जो गाइज हमारा है, अगर आपसे बात करी जाए लो, मीडियम, हाई, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, शायद बच्चों को अगर नोट्स पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। लो, मीडियम, हाई, ठीक। तो इसके अंदर जो वोल्टेजेस होंगी, वोल्टेजेस अप टू 11 kV इफ बेयर, यानी आपका जो वायर है वो डिकेड है, ठीक है, ओवरहेड लाइन 4.6 मीटर। सेकंड पॉइंट गाइस सेम यही है, लो वोल्टेज, मीडियम, हाई वोल्टेजेस अप टू 11 kV इफ इंसुलेटेड, तो आपका हाइट कितना होगा, लगभग इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरे वाले में क्या है आपका, हाई वोल्टेज अबव, हाई वोल्टेज अबव 11 kV, तो ये कितना होगा गाइस, 5.2 मीटर। सो गाइस यहां पर मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, इस डाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, रूल नंबर 79, यहां पे क्या, क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस लाइन। तो अगर आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से अगर वायर जा रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर से वायर जा रहा है, ठीक है, तो जो वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2.5 का होना चाहिए, मतलब, ठीक है, वर्टिकल क्लियरेंस कितना होगा, 2.5 का। और अगर मान लीजिए आपकी ये बिल्डिंग है, ये आपका पोल है, एंड दिस इज पोल, तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और क्लियरेंस होना चाहिए वो 1.2 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपका क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन एंड सर्विस लाइन, ठीक है, रूल नंबर 79। तो फर्स्ट कितना है 2.5 और हॉरिजॉन्टल कितना है 1.2 मीटर। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट है गाइस केबल का इंस्टॉलेशन। आप हम सभी को पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिटीज के अंदर वो मैक्सिमम टाइम अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि ओवरहेड लाइंस हमारे लिए अच्छी नहीं रहती, मे बी डेंजरस फॉर पर्संस, क्योंकि जो सिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहता है तो वहां पर के अंडरग्राउंड केबल्स को डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का। यहां पर लेकिन कुछ रूल्स है, यानी आपका जब वायर अंडरग्राउंड जाएगा तो वो जो वायर होगा, मान लीजिए आपका केबल है, वायर भी नहीं बोलेंगे, दिस इज केबल, दिस इज ग्राउंड, तो यहां पर ये जो डेप्थ होगा इनके बीच का ग्राउंड का वो डिपेंड करेगा रेटिंग ऑफ वोल्टेजेस पर, ठीक है। तो अगर आपकी वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज केबल की बात करें आपसे, यानी 11 kV तक, 11 kV की बात करें तो आप 0.9 मीटर उसे क्या करेंगे, ग्राउंड में पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हाई वोल्टेज केबल फॉर 33 kV रेटिंग, तो इसे कितना है
आपको 1.05 मीटर। लो वोल्टेजेस के लिए कितना है, डेप्थ 0.75 मीटर एंड केबल्स एट रॉड क्रॉसिंग तो वो कितना 1 मीटर। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। मतलब क्या है कि अगर ये आपका केबल है, ये ग्राउंड है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा गाइस, 0.9 मीटर। ठीक, तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता रहता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारा कि अगर आपका सब सर्किट है तो सब सर्किट में जो लाइट और फैन के जो कनेक्शन होते हैं, यानी मैक्सिमम पॉइंट्स हम कितने दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। और कितना लोड ले सकते हैं हम, 800 वॉट का लोड हम वहां से ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है गाइज हमारा पावर सर्किट। पावर सर्किट के अंदर कितने मैक्सिमम पॉइंट होंगे हमारे, 2। और यहां पर जो वोल्टेजेस लेंगे हम, इट विल बी 3000, सॉरी वोल्टेजेस कह रहा हूं, पावर कितना 3000 वाट को हम यहां पर ले सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट करें फैन की बात। जो फैन होता है हमारा बेटा, अगर वो सीलिंग से कितना डिस्टेंस पे होता है, यानी फैन का जो स्वीप होता है, ठीक, वो कितना होता है, 0.3 मीटर पर होता है। ठीक, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड से जो फैन होगा आपका वो कितना होगा, 2.5 मीटर पर प्लेस्ड करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको मैंने जितने आईईआर रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, तो अगर कुछ भी रहेगा इसके अंदर, क्योंकि आईईआर रूल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कोई ऐसे फिक्स नहीं है, ठीक है, कि कौन सा वाला है, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो आगे जब प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो हम इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक गाइस, तो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक मिनट, हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल शेड्यूल, क्या है, ए लिस्ट और ए प्लान ऑफ ए बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम। ठीक, फिर क्या है, द लिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर रूम, द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट along with their prices, और डी, बी एंड सी। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि इलेक्ट्रिकल शेड्यूल का क्या मतलब है। ठीक है, फॉर इन टर्म ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो गाइज यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है ऑप्शन नंबर ए लिस्ट और ए प्लान ऑफ ए बिल्डिंग प्रोवाइडिंग ए इंफॉर्मेशन ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच रूम। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शेड्यूलिंग कराया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं इन चीजों को। ठीक है ना, और अपना जो भी आपका जो कॉस्ट बैठेगी उसे डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दैट कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट। ठीक है, ऑप्शन ए 5, 10, 8, 12। ठीक है, तो यहां पर अभी मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया था, शायद अगर आपको याद हो तो आप देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार फ्रेम होता है और आता भी है। तो यहां पर आप आंसर देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स जो है हमारे, इट इज 10। ठीक है, कितने ले सकते हैं हम, 10 ले सकते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट कनेक्टिंग ओनली ए लाइटिंग पॉइंट्स। कमेंट में करके बताइए मेरे को आंसर, 500 वॉट्स, 750 वॉट्स, 800 वॉट्स, 1000 वॉट्स। ठीक है, तो गाइज यहां पर जो राइट आंसर है 800 वॉट्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच अमॉन्ग दीज इज ए मेथड ऑफ वायरिंग, कौन कौन सा इनमें से मेथड ऑफ वायरिंग है? ऑप्शन ए ज्वाइंट बॉक्स, टी सिस्टम, लूप इन सिस्टम, ओनली ए एंड सी, एंड ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो गाइज अगर आपको याद होगा तो ज्वाइंट बॉक्स भी हम करते थे, जिसके अंदर हम सारे वायर्स को एक पर्टिकुलर ज्वाइंट बॉक्स में लाके कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर देते थे। टी सिस्टम भी मैंने इसी का ही नाम बताया था। लूप इन सिस्टम में क्या करते थे कि वायर लेके आते थे, फेस से कनेक्ट करते थे और उसी वायर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर लेके जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक, आगे मूव करते हैं। विच अमॉन्ग दीज इज ए मेथड ऑफ वायरिंग, इनमें से कौन सा मेथड ऑफ वायरिंग है? ठीक है, तो ज्वाइंट बॉक्स, टी सिस्टम, लूप इन सिस्टम। तो अगर आपसे मेथड ऑफ वायरिंग पूछता है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई इशू नहीं। तो गाइस दोबारा कर लेते हैं, अभी डिस्कस करा हमने ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है गाइस, विच मटेरियल यूज्ड फॉर वायरिंग कंटिन्यूअस बस बार। ठीक है, कंटिन्यूअस बस बार के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द दीज। तो गाइज अगर आपने बस बार को देखा होगा तो वहां जो मटेरियल हम यूज करते थे कंटिन्यूअस बस बार के लिए, वी ऑलवेज गो फॉर द एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी मैटर क्या होता है, बस बार काफी हमारा लेंथी होता है, जहां पे भी हम लेंथ के लिए बात करेंगे, लेंथ मतलब स्पेस की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस हमारे पास बहुत है, लेकिन लेंथ काफी जा रही है, तो एट दैट टाइम वी यूज्ड एल्यूमिनियम। और अगर कहीं पे भी हम एरिया और स्पेस की बात करेंगे, मतलब एरिया कॉम्पैक्टनेस की बात करेंगे, साइज हमारे लिए मैटर करता है डिजाइनिंग के टाइम में, व्हेन वी गो फॉर कॉपर। तो ACSR कंडक्टर्स आपको पता ही होंगे, ये सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डैश शुड बी, सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रोवाइड एज ए वर्किंग स्पेस अराउंड द मेन स्विच बोर्ड अकॉर्डिंग टू IE रूल 51। तो IE रूल 51 के अकॉर्डिंग जो है कितना स्पेस होना चाहिए आपके वर्किंग स्पेस जो है और जो मेन स्विच बोर्ड है उसके बीच में। जैसे मान लीजिए हम बैठे हूं, मेरे यहां पर ये स्विच बोर्ड यहां पर लगा है, तो वर्किंग स्पेस और स्विच के बीच में कितना होगा? तो ये आपको याद रखना है, 1 मीटर से थोड़ा कम, 0.914, 1 मीटर से थोड़ा कम। और ये रूल भी आपको देखिए एक नया एडिशनल रूल भी आ गया आपके लिए, तो IE रूल 51। तो गाइज यहां पे भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप नोट डाउन करके अपने रूल्स में ही लिख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लीकेज करंट मस्ट बी नॉट मोर देन ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट। तो गाइज यहां पर ऑप्शन ए 1/1000, बी 1/100, सी 1/5000, डी 1/500। तो गाइज यहां पर जो लीकेज करंट है हमारा, इट विल बी कितना हो गया यहां पर 49 पे हो गया है, ओ सॉरी 49 कह रहा हूं, 1/500 हमारा है यहां पर। ठीक, मैक्सिमम सप्लाई करंट, मतलब लीकेज करंट जो है मैक्सिमम सप्लाई का 1/5000 होना चाहिए, 1/5000। सो गाइज यहां पर क्या है, ये जो लीकेज करंट है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम दो चीजें यूज करते हैं, RCCB, ELCB। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइज, ये एक तरीके से रेजिड्यू करंट सर्किट ब्रेकर, और ये क्या होता है आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। दूसरी बात गाइस क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये वाला जो डिवाइस है दोनों के दोनों थोड़े डिफरेंट है। यहां पर फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग पॉइंट तीनों होते हैं, ये इन तीनों के साथ मतलब कनेक्टेड रहता है। और ये जो है, ये वाला जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ फेस और न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होता है।
ठीक, इनका पर्पस क्या है? पर्पस है प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम करंट और शॉक। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, इसके अंदर ये जो है ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, और ये जो होता है आपका वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका भी एक आईई रूल होता है, रूल नंबर 49। ठीक है, तो आई होप यहां पर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which set of rules are to be verified on completion of wiring on any new installation? तो IE rules 1950, IE rules 1956 और IE rules 1960। तो गाइज इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, IE रूल्स 1956। ठीक है गाइज, तो मूव करते हैं आगे। Which of the following earthing is used by the transmission line? ठीक है, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है, और आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो यहां पर जो ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है गाइस, हम तीनों तरीके की अर्थिंग को क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज, ठीक है सेम ही क्वेश्चन है, कोई नहीं, ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन आता है गाइज, विच, इनमें से किस टाइप की अर्थिंग को फायर अर्थिंग भी कहते हैं? तो गाइज यहां पर ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन फायर अर्थिंग का होना था, कोई नहीं। Which type of earthing is also called फायर अर्थिंग? ठीक है गाइस, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो रह गया है हमारा, हमने मैक्सिमम सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, वो अपकमिंग सेशन जो आ रहा है उसमें आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, मैं ऐड करता जाऊंगा उनमें, ठीक है, और क्वेश्चंस की इनमें कमी नहीं आएगी। ठीक, तो आपको काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है काफी अच्छी बन जाएगी फॉर ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं आपको यूटिलाइजेशन, हमने लगभग 22 आवर्स के लगभग या 23 आवर्स लेके कंप्लीट करा है, और इसके अंदर हमने मोर देन 200 प्लस क्वेश्चंस को शेयर भी डिस्कस किया है। ठीक है, मोर देन 200 क्वेश्चन या अप्रोक्स 200 क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है, इन सब को आप गो थ्रू करिए, और गाइज एक सपोर्ट चाहिए, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारे लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, इट्स कि आपको, आप कंसर्न रखते हैं हमारे चैनल के साथ, हमारी टीम के साथ, क्रिएटर्स टीम के साथ, और मेरे साथ जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। प्रीमियर होते हुए भी मैं वहां लाइव रहता हूं, तो अब बच्चों को पता है तो वहां वो डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें बच्चों नहीं हो पाती तो मैं उन्हें बता देता हूं कि अभी के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे भी होगा इन फ्यूचर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा गाइस हमारा, ठीक है,
वो उसके लिए मतलब आपको क्या विचार है आपके, वो मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है, काफी अच्छा रहेगा। मैं, खिमिंदर सर और बाकी भी जो टीचर हैं सब लाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि आप मेरे को जो प्लेट अर्थिंग होती है उसके अंदर आयरन और कॉपर का क्या साइज यूज करते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, अनअकैडमी की साइट पर जाइए, केट और ईएससी स्टेप सेकंड सब्सक्रिप्शन प्रेस करिए और स्टेप 4 में आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा कोड राहुल11, मेरा कोड राहुल11 का आप यूज करें। ठीक, और इसे यूज करने पर आपको अनअकैडमी प्लस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक गाइस, फिर उसके बाद पे बटन पे क्लिक करें और फाइनली पे करें। पे ऑनलाइन किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, और ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक गाइस, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस। अपना ध्यान रखें, बी काइंड टू ईच अदर, हेल्प ईच अदर, ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस एंड गॉड ब्लेस यू।